हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 में, जिसमें हमें पढ़ना है मिनरल्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके अपने खुद से भी नोट्स बना सकते हो। और दूसरी बात, लास्ट में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं कि आज हमें इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स अपने क्लियर करने हैं। तो मिनरल्स की हम बात करने वाले हैं, जिसमें फंक्शंस, डेफिशिएंसी, डिजीज, रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम और क्लोराइड्स की हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं? तो देखिए, जैसे आपने पढ़ा पहले वाले चैप्टर्स में प्रोटीन्स के बारे में, विटामिन के बारे में, अमीनो एसिड्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए ये सारी चीजें नेसेसरी होती है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स मेनली होते क्या है कि ये हमारी बॉडी में मेंटेनेंस कराने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि मिनरल्स होते क्या है और कहाँ से ये पाए जाते हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोला जाता है इनको। इलेक्ट्रोलाइट्स आप नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, मेनली ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में हेल्प कराते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हम बाहर से अपने फूड में लेते हैं, जो खाना आप खाते हो। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मिनरल्स का एक चार्ट होता है, जिसमें ये सारे के सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। आपने पढ़ा होगा बायो, उसमें अपना केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जैसे कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फेट हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, मिनरल्स हैं, या फिर आप इनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं। ये एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कराने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या होता है, हम डाइट के साथ भी इनको यूज करते हैं। जैसे कि आप नमक खाते हैं, तो नमक में क्या है, सोडियम है, क्लोराइड है, तो ये क्या है, सब एलिमेंट्स है, और इन्हीं एलिमेंट्स को मिनरल्स बोला जाता है। ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मेनली दो टाइप के हमारे पास मिनरल्स होते हैं। एक होता है कि जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको आप मैक्रो मिनरल्स बोलोगे, और दूसरा जो होता है वो होता है कि हमारी बॉडी को नेसेसरी तो है बट कम है, तो उसको आप क्या बोलोगे, माइक्रो मिनरल्स बोलोगे। मैक्रो एंड माइक्रो की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स जो है वो मेनली हमारे नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए नेसेसरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए पर्टिकुलरली क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एमिनो एसिड्स, विटामिन, उतना ही नेसेसरी है। मेनली होता क्या है कि जब आप इन एलिमेंट्स को क्या करते हो, वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो ये एक आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, जैसे क्लोराइड को अगर आप वाटर में रिलीज करोगे तो क्या होगा, क्लोराइड आयन होगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो जितने भी आयन्स होते हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जितने भी हमारे मिनरल्स हैं वो मेनली फूड में भी पाए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आप मूंगफली खाते हो तो मूंगफली में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम होता है। तो ये क्या है, वो एलिमेंट्स हैं, वो मिनरल्स हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं मेटाबॉलिज्म कराने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डाइट में भी इनका जो पर्टिकुलर एडुकेट मोमेंट होता है, यानी कि जितनी पर्याप्त मात्रा हमें चाहिए होता है उतना वो अपनी डाइट में यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप मूंगफली खाते तो उसमें मैग्नीशियम होते हैं, नमक खाते तो सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं, वो भी मिनरल्स में ही काउंट होते हैं। डेली जो रिक्वायरमेंट होती है वो 100 ग्राम से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपको अपने खाने में डेली में आपको अपना 100 ग्राम mg से ज्यादा करना है। ठीक है, तो डेली रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 100 mg हो गई। ठीक है, और जो मेजर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए होते हैं, तो हमने उनको क्या बोला है, मेजर एलिमेंट्स बोला है, या फिर मैक्रो मिनरल्स बोला है। तो एलिमेंट्स और मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ अलग अलग नहीं है। एलिमेंट्स होते हैं जब आप उनको एलिमेंट्स को पानी में, वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो मिनरल्स बोला जाता है। आयंस रिलीज करते हैं,
आयंस रिलीज करने की वजह से उनको मिनरल्स बोला जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऐसे मिनरल्स जो पर डे में हमें 100 mg से थोड़ा सा कम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जरूरत पड़ती है, तो उसको हमने क्या बोला है, माइक्रो मिनरल्स या फिर ट्रेस एलिमेंट उनको बोला है। ठीक है, तो माइक्रो एंड मैक्रो का आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं और माइक्रो मिनरल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जनरल फंक्शंस ऑफ मिनरल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। कभी कभी ये क्या होते हैं, को फैक्टर की तरह हेल्प करते हैं, कभी कभी ये एंजाइम की हेल्प करते हैं। तो यानी कि मिनरल्स भी हमारे लिए उतना ही नेसेसरी है जितना कि हमारा कोएंजाइम एंड एंजाइम। ठीक है, तो मेनली होता क्या है, ये डे टू डे जब तक आपकी लाइफ है तब तक इसेंशियल रहेंगे, जरूरी रहेंगे, क्योंकि ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कैल्सिफिकेशन करते हैं बोन्स का, ब्लड कोगुलेशन में भी हेल्प करते हैं, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, होम्योस्टेटिस यानी कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, एसिड बेस इक्विलिब्रियम, एसिड बेस को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं, जितना भी हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, ऑस्मोटिक रेगुलेशन करने में हेल्प करते हैं। यानी कि इनका भी क्या रोल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनमें ये हेल्प करते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन में हमारा फेरस हो गया। ठीक है, ये आपको मिनरल्स है, ये क्या है, मिनरल्स है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। थायरोक्सिन हो गया जिसमें आयरन पाया जाता है, इंसुलिन हो गया जिसमें जिंक पाया जाता है, विटामिन B12 हो गया जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, सल्फर प्रेजेंट होता है थायमीन में, बायोटीन में, लिपोइक में एसिड में, कोएंजाइम ए में। तो यानी कि ये एंजाइम और कोएंजाइम के थ्रू भी ये हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो को फैक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, एंजाइम्स की तरह ट्रीट करते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कराने के लिए। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, मैग्नीशियम है, ये भी क्या है, मिनरल्स है। ये चार्ट आपने पूरा पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये पर्टिकुलर पूरा एलिमेंट्स का चार्ट होता है। तो जो एलिमेंट्स ही है जो मिनरल्स, उससे कोई अलग नहीं है। जब होता क्या है कि जब हम एलिमेंट्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। तो मैग्नीशियम हमारा एक ऐसा पर्टिकुलर मिनरल्स है जो हमें एंजाइम की तरह हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आपका जिंक है। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम है। तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं, या फिर मैं बोलूँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं एंजाइम के जगह। यानी कि ये क्या करते हैं, मेनली एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, एंजाइम की एब्सेंस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 1% आपका क्या है कि फंक्शंस है जो ये क्या करते हैं, कंटिन्यू रेगुलेट करते रहते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो इसको जो क्लासिफाई किया गया है वो किया गया बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो होता है हमारा 100 mg पर डे। ठीक है, तो अगर 100 mg पर डे की रिक्वायरमेंट है, डेट इज कॉल्ड मैक्रो मिनरल्स। ठीक है, उनको क्या बोलोगे, मैक्रो मिनरल्स बोलोगे। लेकिन अगर कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी जो पर डे रिक्वायरमेंट होती है वो 100 mg से कम होती है, उनको आप माइक्रो मिनरल्स बोलोगे। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेनली 60 से 80% जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर, ये क्या है, हमारे मैक्रो मिनरल्स हैं जिनकी नीड हमें 100 mg पर डे पड़ती है। नेक्स्ट इसमें आता है माइक्रो मिनरल्स, जिनकी जो हमें नीड है वो लेस देन 100 mg पर डे की होती है। इनको इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट में आता है आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट। ठीक है, फ्लोरीन, क्रोमियम, ये सारे क्या है हमारे, ये है हमारे इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट। उसके बाद आते हैं पॉसिबली इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट, जिसमें हमारा आता है निकल, वैनेडियम, ठीक है, और बैरियम। लास्ट हमारा आता है नॉन इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा है एल्यूमिनियम, लेड, मर्क्यूरी, बोरॉन, सिल्वर, बिस्मिथ। ये हमारे किस में आते हैं, नॉन इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स में आते हैं। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होगा। एक जो होते हैं वो हमारी बॉडी में बनते हैं, बॉडी में मिलते हैं, बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं, बट एक ऐसे होते हैं जो हमें क्या है, बाहर से लेने पड़ते हैं।
ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इसके क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, माइक्रो मिनरल्स के। नेक्स्ट जो इसको क्लासिफाई किया गया मिनरल्स को, वो किया गया उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। अभी जो आपने देखा था वो था रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अब हम बात करने वाले हैं मिनरल्स के फंक्शंस के अकॉर्डिंग इनको किस टाइप से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आता है स्ट्रक्चरल फंक्शन, जिसमें हमारा है कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसके एग्जाम्पल है। सेकेंड हमारा आता है मेम्ब्रेन फंक्शन, जिसमें हमारा सोडियम और पोटेशियम आता है। उसके बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप इन एंजाइम, प्रोस्थेटिक का मतलब पता होगा, जब हमारा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट से जुड़ता है उसको बोला जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसमें हमारा आता है कोबाल्ट, कॉपर, आयरन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेटरी एक्शन इन हार्मोन्स, जो हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करते हैं, वो है कैल्शियम, क्रोमियम, आयोडीन, मैग्नीशियम और मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम। ये हमारा क्या है, ये हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इसेंशियल बट फंक्शन अननोन, यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी तो हैं बट अभी तक उनके कोई फंक्शंस आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। तो इसमें आते हैं सिलिकॉन, वैनेडियम, ब्रोमीन, निकेल। ठीक है, ये किस में आते हैं, हमारे इसेंशियल, बट इनके जो फंक्शंस है वो अननोन है हमारे लिए अभी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आते हैं प्रेजेंट इन नॉर्मल डाइट बट मे कॉज द टॉक्सिक इन एक्सिस, यानी कि ये क्या होता है, अगर आप नॉर्मल डाइट में लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इनका ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट हो जाते हैं तो ये हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, कैल्शियम, ठीक है, जर्मेनियम, लेड, मर्क्यूरी। ये किस में आते हैं, हमारा नॉर्मल डाइट में आते हैं, बट अगर इनकी अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाती है तो ये टॉक्सिसिटी कॉज कर देंगे। सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट जो मिनरल्स हमारा आता है वो आता है हमारा कैल्शियम। मेनली ये कैल्शियम है ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। टोटल जो कैल्शियम का कंटेंट होता है, क्वांटिटी होती है, वो अडल्ट मैन में 1 to 1.5 kg का होना चाहिए। ठीक है, 99% जो हमारा कैल्शियम होता है वो हमारे बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है, और जो हमारा 1% कैल्शियम होता है वो हमारा स्केलेटन टिश्यू के बाहर पाया जाता है। ठीक है, यानी कि 100% होता है। मेनली ज्यादा जो होता है वो हमारे बोन्स और टीथ में होता है। एब्जॉर्प्शन की अगर बात करूँ तो जो सबसे फर्स्ट एब्जॉर्प्शन होता है वो सेकंड पार्ट में होता है इंटेस्टाइन के, जो डुडोनियम है। ठीक है, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो होगा इसका फर्स्टली वो डुडोनियम में होगा। कैल्शियम जो एब्जॉर्ब होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स और एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसके अगेंस्ट ये एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारा मेनली कैरियर प्रोटीन्स के लिए भी होती है, और जितने भी हमारे कैल्शियम डिपेंडेंट एटीपेज होते हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। सोर्स की अगर मैं बात करूं तो सोर्स इसमें हमारा है मिल्क, और मिल्क से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे क्या है, कैल्शियम के गुड सोर्स हैं, जैसे कि काउ मिल्क और चीज। उसके बाद एग, फिश, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, पपाया, ऑरेंज और कीवी। कीवी भी एक फ्रूट है, ये भी किस में आता है, इसके सोर्स में आते हैं कैल्शियम के। ये जितने भी अभी मैंने आपको बताया ये सारे हमारे कैल्शियम के सोर्स हैं। कुछ हमारा जो सोर्स है वो राइस में भी होता है, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि आलमंड, ठीक है, बीन्स, और पर्टिकुलर क्या होता है कि जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आलमंड हो गया, इनमें सब में हमारा क्या है, कैल्शियम पाया जाता है। यहाँ पे जो आपको ये चार्ट शो हो रहा है ये है डाइटरी रिक्वायरमेंट रिकमेंडेड, यानी कि पर डे में कितने एज से कितने तक के लोगों को कितनी कैल्शियम की जरूरत होती है और डाइट से वो कितना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 to 3 इयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें 700 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, ये डाइटरी रिक्वायरमेंट है। 4 to 8 इयर्स के जो एज के बच्चे होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनको 1000 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। 9 to 18 इयर्स में जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है वो उनको 1300 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। 19 to 50 इयर्स के जितने भी पीपल होते हैं उनको 1000 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। 50 इयर्स के जितने भी एज के लोग होते हैं उनको 1200 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये डाइटरी रिक्वायरमेंट चार्ट है, इतना हमें कैल्शियम पर डे में चाहिए होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ कैल्शियम। जैसा कि पता है कि जो 99% जो हमारा कैल्शियम होता है वो बोन्स और टीथ में होता है, तो ये जो मेन फंक्शन जो होगा इसका वो होगा डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, यानी कि ये हमारे बोन्स और टीथ को डेवलप करने में हमारा हेल्प करता है।
ठीक है, कैल्शियम अलोंग विद फॉस्फेट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन एंड फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ स्केलेटन टिश्यू। ठीक है, तो जितने भी हमारे स्केलेटन टिश्यू होते हैं उनके फिजिकल एक्टिविटी और फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, जो बोन्स होता है ये कनेक्टिव टिश्यू में आता है, क्योंकि ये क्या करके रखता है, बोन्स जो है वो कनेक्ट करके रखता है। ऑस्टियोब्लास्ट एक टर्म होती है जो बोन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है जब ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ बोन्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि अगर ऑस्टियोक्लास्ट होता है डीमिनरलाइजेशन में, ठीक है, जिसमें मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या है, बोन्स टूटना, ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम कैल्शियम को प्रिफर करते हैं। सेकंड इसमें आता है मसल्स कॉन्ट्रिक्शन। जितना भी हमारा मसल्स का कॉन्ट्रिक्शन होता है वो भी हमारा क्या है, कैल्शियम के ऊपर बेस्ड होता है। कैल्शियम इंटरेक्ट विद ट्रोपोनिन सी टू ट्रिगर मसल्स कॉन्ट्रिक्शन, यानी कि ये किसके इंटरेक्शन में काम करता है, ट्रोपोनिन सी के इंटरेक्शन में काम करता है। कैल्शियम ऑल्सो एक्टिवेट एटीपेज, जो क्या करता है, ये जो है कैल्शियम जो है वो एटीपेज को एक्टिवेट करता है, जो क्या करता है, एक्टिन और मायोसिन जिनकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रिक्शन होता है उनके इंटरेक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम इजिली मूवमेंट कर पाते हैं। एक्टिन और मायोसिन आपको पता होगा मसल्स कॉन्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है नर्व ट्रांसमिशन। जो हमारा कैल्शियम होता है वो नर्व ट्रांसमिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जितनी भी हमारी नर्व इंपल्स होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हेल्प करता है, जैसे कि इट इज नेसेसरी फॉर द नर्व ट्रांसमिशन बाय एक्टिवेटिंग द एक्सोनल वेसिकल्स इन द न्यूरॉन्स। नेक्स्ट हमारा आता है मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड परमेबिलिटी। कैल्शियम जो होता है मेनली वो हमारा कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन को और जितनी हमारी परमेबिलिटी होती है उसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि कैल्शियम इन्फ्लुएंस द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सेवरल आयन अक्रॉस इट, यानी कि जितने भी हमारे वाटर और मिनरल्स होते हैं, जितने भी हमारे उनमें आयन्स होते हैं, उनकी परमेबिलिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाएं। नेक्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। जितने भी एंजाइम हमारे मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी में हेल्प करते हैं उनकी एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपना मेटाबोलाइजेशन कर सके, जैसे कि लाइपेज, पैनक्रियाटिक, एटीपेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इन पर्टिकुलर एंजाइम्स पे ये काम करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ कैल्शियम। फर्स्ट आता है इसमें हाइपरकैल्सीमिया, नेम से डिफाइन हो रहा है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तो हमारा जो बॉडी में कैल्शियम का लेवल होना चाहिए नॉर्मल वो होना चाहिए 9 से 11 mg/dl। अगर इससे ज्यादा हो जाते हैं तो वो कंडीशन आ जाती है हाइपरकैल्सीमिया में। हाइपरकैल्सीमिया अगर कंटिन्यू हो रहा है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो ये आगे चल के हाइपरपैराथायरॉयडिज्म भी कॉज कर सकता है, जिसमें मेनली होता है क्या है कि जो हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड है उनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। सेकेंड हमारा आता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, यानी कि अगर नॉर्मल लेवल जो हमारा 9 से 11 mg/dl अगर उससे कम हो जाता है तो उसको हम हाइपोकैल्सीमिया में काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल 7 mg/dl से कम हो जाते हैं तो ये बहुत सीरियस कंडीशन है, ठीक है, और ये आगे जाके टिटैनी कॉज करता है। टिटैनी एक टाइप की डिजीज है जिसका जो मेनली सिम्टम्स है वो है न्यूरोमस्कुलर इरिटेटेबिलिटी और कन्वल्जन्स। सेकेंड थर्ड हमारा आता है रिकेटस। रिकेटस भी क्या है, एक टाइप का डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो बोन्स हैं वो डिफेक्ट हो जाती हैं, ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर हमारी डाइट में डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की तो ये आगे जाके विटामिन डी का लेवल भी कम कर देगा। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक टाइप की पर्टिकुलर बीमारी है जिसमें मेनली क्या होता है कि जो हमारी बोन है वो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द डीमिनरलाइजेशन, ठीक है, प्रॉपर मिनरल्स ना मिलने की वजह से, जिसमें हमारा जो बोन मास है वो क्या होने लगता है, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉस्फोरस। मिनरल्स में जो फॉस्फोरस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अडल्ट्स में होता है अराउंड 1 kg फॉस्फेट होता है हमारा इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स में, सेल्स के अंदर। 80% जो हमारा फॉस्फोरस होता है वो कैल्शियम के साथ कंबाइन होता है और बोन्स और टीथ में प्रेजेंट होता है। 10% जो हमारा फॉस्फोरस होता है वो मेनली मसल्स, ब्लड में पाया जाता है एसोसिएशन विद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स के साथ।
सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट सोर्स जो है वो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं वो भी इसके सोर्स हैं। एग, चिकन, मीट, फिश, ऑयल, सीड्स, सनफ्लावर, बीन्स, ये क्या है बेस्ट सोर्स है। अदर सोर्स में आता है बनाना, वेजिटेबल्स, ऑयल, आलमंड, नट्स, ये सारे क्या है अदर सोर्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट फॉर फॉस्फोरस। डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो ये जो फॉस्फोरस का रिक्वायरमेंट होता है ये कैल्शियम के ऊपर बेस्ड करते हैं, क्योंकि ये आपस में कंबाइन होके काम करते हैं। कैल्शियम कितना लिया है उसके ऊपर इसका बेस्ड होता है। इसमें क्या होता है रेशियो चलता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो रेशियो रिक्वायर्ड होता है वो होता है 1:1। ठीक है, जनरली 800 mg पर डे की रिक्वायरमेंट बनती है, और जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें अराउंड रेशियो जो चलते हैं 2:1, यानी कि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का रेशियो है। ठीक है, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अगर फूड में देखा जाए, नेचुरल फूड में, तो 1:1 में ये क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अगर इन पर्टिकुलरली जो इनका रिक्वायरमेंट होता है, फॉस्फोरस का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कैल्शियम के इंटेक के ऊपर डिपेंडेबल होता है। फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो मेनली जो फॉस्फोरस का जो यूज होता है, जो फंक्शंस है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, यानी कि बोन्स और टीथ को डेवलप करने के लिए ये इसेंशियल होते हैं। सेकंड जो रोल है इनका वो मेनली क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मेशन के लिए ये यूज होते हैं, जैसे कि एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, जीटीपी के फॉर्मेशन के लिए, केराटिन फॉस्फेट के फॉर्मेशन के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फॉस्फोरस का रिक्वायरमेंट होता है वो फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्मेशन के लिए भी होता है, फॉस्फोप्रोटीन को बनाने के लिए भी होता है, न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए भी होता है, डीएनए आरएनए जिसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो रोल है मेनली जो फंक्शंस है वो न्यूक्लियोटाइड्स कोएंजाइम को पर्टिकुलर बनाने के लिए भी होता है, जैसे NAD+, DP+। ठीक है, ये जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, उनके साथ भी ये क्या करता है वर्क करता है। जितने भी हमारे बफर होते हैं, फॉस्फेट बफर सिस्टम जितने भी हैं, ये भी क्या करते हैं ब्लड में पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जो हमारा पीएच होता है 7.4 सेल्स में, तो ये क्या करेंगे पीएच को भी कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आते हैं डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ फॉस्फोरस। तो जितने भी हमारे पर्टिकुलर रीनल डिजीज है, ये हमारा क्या होता है, अगर हमारा फॉस्फेट का लेवल फ्लक्चुएट होता है तो मेनली रीनल डिजीज हो सकती है और एसिडोसिस कोज हो सकता है। इसमें नेक्स्ट आते हैं अगर विटामिन डी हमारा कम हो जाता है पर्टिकुलर फॉस्फेट के जो डिक्रीज मूवमेंट है उसकी वजह से, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाता है तो रिकेटस नाम की बीमारी हो सकती है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस में अगर देखा जाए तो जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं वो लो हो जाते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो जाते हैं वो हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट मिनरल्स की बात कर लेते हैं, आयरन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आयरन की रिक्वायरमेंट होते हैं, जो लेवल होते हैं वो होता है 3 से 5 ग्राम अडल्ट में। 70% जो हमारा आयरन होता है वो हमारे ब्लड में इरिथ्रोसाइट्स और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। 5% जो हमारा आयरन होता है वो मायोग्लोबिन मसल्स में पाया जाता है। मेनली जो मोस्ट आयरन मेनली जो हमारा आयरन होता है वो हमारा फूड में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है फेरिक की फॉर्म में, Fe3+ की फॉर्म में, जिसमें हमारा प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड्स भी इंक्लूड होते हैं, बाउंड होते हैं। ठीक है, अगर एसिड मीडियम की बात की जाए तो मेनली जो हमारा गैस्ट्रिक है HCl, Fe3 को कहाँ से रिलीज होता है, फूड से रिलीज होता है। और उसके बाद नेक्स्ट इसमें आते हैं रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी और सिस्टीन भी किसमें कन्वर्ट होते हैं, फेरिक आयरन में कन्वर्ट हो जाते हैं Fe3। और ये क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर सिस्टीन है और एस्कॉर्बिक एसिड है ये क्या कर देगा, फेरिक एसिड को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि Fe3+ से Fe2+ हो जाएगा। आयरन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस और आयन्स भी चेंज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आते हैं जो हमारा आयरन्स है जो अभी किसमें कौन सी वाली फॉर्म में, फेरस फॉर्म में सॉल्युबल। ये क्या है, सॉल्युबल है और ये पर्टिकुलर रेडी है एब्जॉर्ब होने के लिए, इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। सोर्स की अगर मैं बात करूं तो रिच सोर्स में इसमें आते हैं लीफ वेजिटेबल्स, जितनी भी हमारी लीफ वेजिटेबल्स होती हैं वो सब इसमें आती हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रोकली, पल्स, एप्पल, ऑर्गन, मीट,
लीवर, हार्ट, किडनी, फिश, ड्राई फ्रूट्स, नट, ये सब किसे क्या है, रिच सोर्स है। अदर सोर्स में आते हैं मिल्क, पॉलिश राइस, ओट्स, एग, ये क्या है, अदर सोर्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपका क्या है, मेनली पर्टिकुलर रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो अडल्ट में 10 mg पर डे होता है, मैन में। ठीक है, मैंचुरेशन के दौरान जो वुमेन्स होते हैं उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, 18 mg पर डे। प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग वुमेन्स होती है, जो फीडिंग कराती है, उनमें ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, उसमें होती है 40 mg पर डे। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होते हैं, आयरन की मेडिसिन भी खिलाई जाती है जिसकी वजह से आयरन की कमी ना हो। नेक्स्ट इसमें आते हैं आयरन के फंक्शंस। तो मेनली जो इसके फंक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कहाँ पे और कौन से पार्ट में ये पर्टिकुलर प्रेजेंट है, कौन से कंपाउंड्स में ये प्रेजेंट है। जैसे कि हीमोग्लोबिन की अगर बात की जाए और मायोग्लोबिन की बात की जाए मसल्स में, तो मेनली इसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ये O2 और CO2 को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सके। साइटोक्रोम्स की अगर बात की जाए तो जितने भी नॉन हीम प्रोटीन्स होते हैं वो मेनली इसलिए नेसेसरी होते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो साइकिल होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि इसका जो पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि ये कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर पेरोक्सीडेज की बात की जाए और लाइसोसोमल एंजाइम की बात की जाए तो मेनली इसका जो यूज रिक्वायरमेंट होता है, इसका जो मेनली यूज्ड होता है वो होता है फेगोसाइटोसिस और बैक्टीरिया को किल करने के लिए न्यूट्रोफिल्स में। उसके बाद आयरन जो मेनली एसोसिएट होता है वो बहुत सारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करने में भी हेल्प करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग बना के रखता है जिससे कि वो आगे किसी बैक्टीरिया के साथ लड़ सके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आयरन डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट वाली डिजीज आती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेम से डिफाइन हो रहे हैं, ये पर्टिकुलर क्या है, बहुत ज्यादा देखी जाने वाली प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है, आयरन का लॉस हो जाता है बॉडी से। क्यों हो जाता है, हैवी मेंस्ट्रुएशन, ब्लड लॉस की वजह से वुमेन्स में हो जाता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स की वजह से हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जितना हमें आयरन चाहिए होता है पर्याप्त मात्रा में उतना हम इनटेक नहीं कर पाते, या जो हमारा लॉस हुआ है हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो इस चिल्ड्रंस ग्रो कर रहे हैं उनमें भी आयरन की कमी हो सकती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें भी आयरन की कमी हो सकती है, जो मदर फीड कराती हैं अपने बेबी को उनमें भी आयरन की कमी हो सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस कंडीशन एक टाइप की है जिसमें जो हमारे किडनी में ग्लोमेरुलर मैकेनिज्म होता है वो डैमेज हो जाता है, और यूरिन को जो फिल्टर करता है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिया कॉज हो जाता है। प्रोटीन यूरिया एक ऐसी टाइप की कंडीशन है जिसमें यूरिन में क्या दिखेगा, प्रोटीन शो होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हिपैटोग्लोबिन, ये हीमोपेक्सिन, ट्रांसफेरिन, ये यूरिन से लॉस्ट हो जाते हैं और इनके साथ साथ ही आयरन भी लॉस हो जाता है। नेक्स्ट आता है हीमोसिड्रोसिस। इस कंडीशन में, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, आयरन की जो क्वांटिटी है वो बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ये डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट आता है हीमोक्रोमेटोसिस। इस पर्टिकुलर डिजीज में पहली बात तो ये बहुत कम देखी जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा आयरन है वो डायरेक्टली टिश्यू में डिपोसाइट्स हो जाता है, जैसे कि लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, स्किन, इसमें डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिपोसाइटेड हो जाएगा, इसमें आगे का कोई प्रोसीजर नहीं होगा। अगला जो हमारा मिनरल है वो है हमारा सोडियम। सोडियम क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा 50% बॉडी सोडियम होता है वो मेनली हमारा बोन्स में पाया जाता है, 40% जो होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पाया जाता है, और जो रिमेनिंग 10% है वो हमारा सॉफ्ट टिश्यू में पाया जाता है। सोडियम जो मेनली एब्जॉर्ब होता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होता है। सोर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमन सॉल्ट होता है NaCl। इसका जो मेनली पर्टिकुलर ये जो आपको मिलेगा ये कुकिंग मीडियम में आपको ज्यादा मिलेगा, जैसे कि आपका नमक। ठीक है, बेस्ट सोर्स की अगर बात करूं तो ब्रेड हो गया, ठीक है, लीफ वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, एग एंड मिल्क, सी फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब इसके सोर्स हैं। अदर सोर्स में बात करूं तो फ्रूट्स हो गए, एप्पल, मैंगो, बनाना, टोमेटो, ये सब इसके अदर सोर्स हैं। अगर बात की जाए रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट्स इसकी होती है, तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो अबाउट 5 to 10 ग्राम पर डे की होती है।
अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो हाइपरटेंशन से सर्वाइव कर रहा है तो अराउंड 1 ग्राम पर डे इसकी रिकमेंड इसको किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले फंक्शन ऑफ सोडियम की। तो जो सोडियम होता है वो हमारा क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के साथ मिलके हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है और इंटरनल टेम्परेचर यानी कि होम्योस्टेटिक को मेंटेन करता है। नेक्स्ट फंक्शंस इसका ये है कि जो हमारा मसल्स इरिटेटेबिलिटी होती है उसको नॉर्मल करने में हेल्प करता है, सेल परमेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट थर्ड जो फंक्शन है, सोडियम इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड एमिनो एसिड, यानी कि इनके इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के लिए भी ये नेसेसरी होता है। नेक्स्ट इसमें होता है कि ये हार्ट बीट को मेंटेन करने के लिए भी नेसेसरी होता है। डेफिशिएंसी डिजीज की अगर बात की जाए तो इसमें दो टर्म्स आती हैं, एक आती है हाइपोनेट्रिमा और एक आती है हाइपरनेट्रिमा। हाइपो का मतलब आप समझ गए होंगे, जिसमें हमारा जो सोडियम का लेवल है वो नॉर्मल से कम हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड हाइपोनेट्रिमा। ठीक है, इसमें ये कब होता है? मेनली ड्यू टू द डायरिया। जब अगर किसी पेशेंट को डायरिया कोज होता है तो उस कंडीशन में आपका सोडियम का लेवल कम हो सकता है। वॉमिटिंग, क्रॉनिक रीनल डिजीज, एडिनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी, ठीक है, एडिसोन डिजीज जिसको बोला जाता है, उस कंडीशंस में ये कम हो सकता है। सेकंड आता है हाइपरनेट्रिमा, जिसमें हमारा जो लेवल है सोडियम का वो नॉर्मल कंडीशन से बढ़ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, मेनली इसका जो पर्टिकुलर मूवमेंट होता है ये हमारे ब्लड प्रेशर पे, ब्लड वॉल्यूम पे भी इफेक्ट डालेगा। अगर हमारा जो सोडियम का लेवल है वो बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर भी कहीं ना कहीं वो इंक्रीज करेगा ही करेगा। ये कब हो सकता है? ड्यू टू द हाइपर एक्टिविटी ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिसोन, एसीटीएच और सेक्स हार्मोन्स की वजह से। नेक्स्ट मिनरल्स हमारा आता है क्लोराइड। जो हमारा क्लोरीन होता है वो सोडियम क्लोराइड का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। ठीक है, इसका जो पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म होता है, किसका? क्लोरीन का और सोडियम का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो जीआईटी में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। सोर्स की अगर बात की जाए तो लीफ वेजिटेबल, एग, मिल्क, ऑलिव्स, पोटैटो, ये सब क्या है? बेस्ट सोर्स है। और अदर सोर्स की बात की जाए तो टोमेटो, बनाना, ब्रेड, ऑरेंज, ये क्या है? सब अदर सोर्स है। रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो डेली रिक्वायरमेंट जो होती है क्लोराइड की, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की, वो होती है 5 to 10 ग्राम पर डे। ठीक है, मेनली। और सोडियम जो पर्टिकुलर इनटेक करना है, मतलब सेटिस्फाइड विथ क्लोराइड रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। जब भी हम इनका इनटेक करते हैं तो दोनों को कंबाइंड कैपेसिटी में लेके ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शन ऑफ क्लोराइड। तो मेनली जो क्लोराइड का इन्वॉल्वमेंट रहता है वो एसिड बेस इक्विलिब्रियम को रेगुलेट करने के लिए रहता है, फ्लूइड बैलेंस करने के लिए रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रहता है। इनका जो फंक्शंस होता है वो मेनली क्लोराइड का जो, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्लोराइड का जो मेनली फंक्शंस रहता है वो सोडियम और पोटेशियम के इंटरेक्शन में रहते हैं, यानी कि आपस में मिलके काम करते हैं। क्लोराइड की जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है वो HCl के फॉर्मेशन में भी होता है, गैस्ट्रिक जूस में। नेक्स्ट इसका जो पर्टिकुलर एंजाइम्स में भी इसका यूज होता है, जैसे एंजाइम है स्लाइवरी एमाइलेज, तो ये भी किससे एक्टिवेट होता है? क्लोराइड से ही एक्टिवेट होता है। डेफिशिएंसी डिजीज की बात की जाए तो हाइपो लगा लीजिए और हाइपर लगा लीजिए। तो इसमें जो डिजीज होती है वो होती है हाइपोकोलेमिया, जिसमें पर्टिकुलर क्या होता है? क्लोराइड की जो क्लोराइड का जो लेवल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कब हो सकता है? वॉमिटिंग, डायरिया, रिस्पायरेटरी एल्कोलिसिस, एडिसोन डिजीज, ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग में कंडीशन में क्लोराइड का जो लेवल है वो कम हो सकता है। हाइपर कंडीशन कब कोज हो सकती है? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, जब हमारी बॉडी में क्लोरीन का जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। कब हो सकती है? ड्यू टू डिहाइड्रेशन, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है, इस कंडीशन में हमारा जो लेवल है क्लोराइड का वो ज्यादा हो सकता है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है डिफाइन मिनरल्स एंड क्लासिफाई देम विद सुटेबल एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन है हाउ कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स इन ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसमें क्लोराइड के बारे में बताना है, सोडियम के बारे में बताना है, आयरन के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की, जिसमें हमें बात करनी है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें अपने नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
electrolyte and electrolyte balance, dehydration, cause of dehydration and oral rehydration therapy के बारे में हम बात करेंगे. Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.